अब आता है अगला पॉइंट, अगर हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं तो हमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या मतलब है? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, आपको रीयूजेबिलिटी मिलती है। आप उस लाइब्रेरी को सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं, हजारों प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जहां आपको ये कॉमन फंक्शनैलिटी चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर मेल भेजनी है तो जिस प्रोजेक्ट में मेल भेजनी है वहां पर आप कॉमन्स लाइब्रेरी को यूज कीजिए। कॉमन्स लाइब्रेरी वहां पर आपके लिए मेल सेंड करवाने का काम करेगी, राइट? सेकेंड पॉइंट, आपका प्रोग्रामिंग एफर्ट कम हो जाता है। आपको अपने मेन प्रोजेक्ट पे ध्यान लगाने का टाइम मिल जाता है। आप अपने मेन प्रोजेक्ट पे फोकस करिए। आपको ज्यादा टेंशन उस काम की नहीं करनी है जिस काम के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरी अवेलेबल है। और आप ये भी मानते हैं लाइब्रेरीज टेस्टेड हैं? आप ये मानते हैं लाइब्रेरीज टेस्टेड होंगी? यस, 100% ये लाइब्रेरीज टेस्टेड होंगी। ये लाइब्रेरीज अपना काम बहुत अच्छे से करती होंगी। सारी एक्सेप्शंस वगैरह इन लाइब्रेरीज में पहले से सेट होंगी, हैंडल होंगी। आप सिर्फ इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के कई प्रोजेक्ट्स इन लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होंगे। गॉट द पॉइंट, राइट? तो आप फोकस अपने बिजनेस लॉजिक पे रख सकते हैं। उस काम को करने की टेंशन आपको नहीं लेनी है जो काम ऑलरेडी लाइब्रेरी कर रही है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से आपको एक रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाएगा, है ना? लाइब्रेरीज क्या होती है इसको समझने की कोशिश इस एग्जांपल के थ्रू आप करने की कोशिश करें, ठीक है? एग्जांपल ये है कि अगर आपको पिज्जा बनाना है, आपको अगर पिज्जा बनाना है, आप शेफ तो नहीं है ना, आप एक बहुत सीजन्ड शेफ तो नहीं है। कुछ लोग होंगे आप में से जिनको कुकिंग बहुत अच्छी आती होगी, बट इन जनरल अपन शेफ नहीं है, राइट? तो आपके पेरेंट्स को, मम्मी को, आपको, किसी को भी अगर पिज्जा बनाना है आपके घर पे, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? कैसे आप पिज्जा डिजाइन करेंगे? अगर इसकी एक एनालॉजी समझी जाए तो आपको लाइब्रेरी बड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो समझिए, कोई भी आपके मेरे जैसा बंदा थोड़ा बहुत इंटरनेट से सीख वीख के पिज्जा अगर बनाने की कोशिश करे तो कैसे बनाएगा? उसका पहला जवाब है सिंपल, आप पिज्जा का पहले डाउ, जिसे आप आटा बोलते हैं, जैसे आप इंग्रेडिएंट बोलते हैं, वो तैयार करेंगे, ठीक है? जब हाथ से आप उस आटे को गूंथेंगे तो वो पिज्जा के शेप में तो आ नहीं जाएगा, मानते हैं? पिज्जा का शेप आपको सर्कुलर चाहिए, तो फिर आपको पास कोई चकला बेलन होना चाहिए जो उसको फ्लैटन करेगा। रोलिंग पिन होनी चाहिए जो इस पिज्जा को पिज्जा का शेप देगी, राइट? तो ये पिज्जा के शेप में आ गया। फिर आप कटर यूज करेंगे, काटेंगे, पिज्जा कटर उसे कट करेगा। फिर आपके पास कुछ अवन वगैरह होगा, माइक्रोवेव होगा, जिसमें आप पिज्जा को बेक करेंगे, एंड फाइनली आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये बेलन, ये कटर, ये अवन, ये सब क्या है? तो आप बोलोगे सर ये टूल्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं टू डिजाइन और डेवलप दैट पिज्जा। पिज्जा इनसे नहीं बन रहा है, पिज्जा मैं बना रहा हूं, लेकिन मुझे पिज्जा बनाते वक्त जो छोटे छोटे काम करने हैं वो काम मेरा ये लोग आसान कर देंगे। अगर ये नहीं होंगे तो मेरे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर वो रोलिंग पिन नहीं हुई तो मुझे गूंथने में, उसको फ्लैटन करने में टाइम लगेगा। कटर नहीं हुआ तो मुझे दिक्कत होगी। तो दे ऑल आर टूल्स जिसकी मदद से एक शेफ, एक होममेड शेफ, एक होममेड पिज्जा डिजाइन कर सकता है। तो लाइब्रेरीज आर जस्ट लाइक दिस कटर, दिस रोलिंग पिन, दिस अवन, जिनका अपना फिक्स काम है। और आप नोटिस करिए, आप क्या ये बेलन है ये सिर्फ पिज्जा के लिए यूज कर सकते हैं, छोले भटूरे के भटूरे के लिए यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप ये अवन को केक बेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो एक बात और समझिए, लाइब्रेरी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाई जाती हैं। लाइब्रेरी ओपन टू ऑल होती है। जिसको अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी यूज करना हो यूज कर ले, जिसको मेल भेजनी हो भेज ले, जिसको एसएमएस करना है भेज ले। तो लाइब्रेरीज आर नॉट टाइड अप टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दे नो दे हैव टू परफॉर्म अ टास्क, यू आस्क देम और वो ये टास्क परफॉर्म कर देती है। पॉइंट समझ आ रहा है? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? तो जैसे ये जनरल टूल्स हैं, ये खाली पिज्जा के लिए नहीं बने, आप इन्हें किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली लाइब्रेरीज खाली फीस मैनेजमेंट के लिए, मेल भेजने के लिए नहीं बनी है। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को भी मेल भेजनी है तो वो अपैचे कॉमन्स लाइब्रेरी को यूज कर सकती है। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं? लाइब्रेरी समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही है, राइट? अब बात आती है फ्रेमवर्क क्या है। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? अगर ये लाइब्रेरी है तो फिर फ्रेमवर्क क्या है? गौर कीजिएगा, फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज का कलेक्शन है। फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी नहीं है, ढेरों लाइब्रेरीज हैं जिन्हें कलेक्ट कर दिया गया है और उनके कलेक्शन को नाम दे दिया गया है लाइब्रेरी। आपको लगेगा सर मतलब जब आप कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऐप डेवलप करते हैं, लेट्स से आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। अब आप सोचिए, चाहे वो वेब एप्लीकेशन ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन आपके कॉलेज की वेब एप्लीकेशन हो,
जहां बच्चे फीस वगैरह पे कर सकते हैं। आप मानते हैं इन सब में कुछ कॉमन बातें होंगी? आप मानते हैं इन सब में लॉगिन होगा? आप मानते हैं इन सब में रजिस्ट्रेशन होगा? आप मानते हैं इन सबको डेटाबेस से बात करनी पड़ेगी, डेटा पुल करना पड़ेगा? तो इनका एक काम नहीं है, इनमें ढेर सारे काम है। अब हर काम के लिए डेवलपर लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकता, हर काम के लिए लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं हो सकती। तो कंपनीज ने सोचा क्यों ना लाइब्रेरीज का एक सेट बना दिया जाए और प्रोग्रामर को यह बोला जाए तुम्हें वेब एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है, अगर तुम्हें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो तुम ये पर्टिकुलर सेट यूज कर लो। वो सेट को कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज का नाम ना देकर जो टेक्निकल नाम दुनिया में मिला, वो टेक्निकल नाम मिला अपने आप में फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? ऐसे बने बनाए कोड्स होते हैं जिनमें आप अपना कोड फिट करते हैं और वो आपके लिए डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, प्लीज मेरी लाइन ध्यान से सुनिएगा। फ्रेमवर्क्स वो बने बनाए कोड्स होते हैं जिनमें आप अपना कोड फिट करते हैं और फ्रेमवर्क आपके लिए काम कर देगा। अब ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। अपना कोड फिट करते हैं मतलब, अपना कोड फिट करते हैं मतलब फ्रेमवर्क जानता है, जैसे मान लीजिए हाइबरनेट, आप सब जानते होंगे हाइबरनेट डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए बना है, जानते हैं? अगर आज आप इस आए हैं लेक्चर में तो इतना तो पता होगा। अब अगर हाइबरनेट को डेटाबेस से इंटरैक्ट करना आता है तो आप जानते हैं हाइबरनेट को यह भी पता होगा टेबल से डेटा कैसे निकालते हैं, पता होगा ना टेबल से डेटा कैसे पुल करा जाता है। हाइबरनेट को यह भी पता होगा टेबल का जो डेटा पुल होगा वो जावा की डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि सब जानते हैं टेबल्स के अंदर तो स्ट्रिंग वैर कह रहे हैं, जावा को स्ट्रिंग चाहिए। तो हाइबरनेट को सब पता है, बस बताइए उसे क्या नहीं पता है, बताइए उसे क्या नहीं पता। उसे ये नहीं पता टेबल कहां पर है। आप बताइए टेबल कहां पर है, आप बताइए टेबल का नाम क्या है। तो आप टेबल का नाम लिखने का कोड लिखेंगे, यहां वो आपसे टेबल का नाम लेगा और वहां बैकग्राउंड में डेटाबेस इंटरैक्ट करके आपके लिए डेटाबेस पुल करके या डेटा पुल करके ला देगा। यानी हाइबरनेट बिल्कुल वैसा है जैसा घर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब आप घर में आइए, घर को अपने तरीके से डेकोरेट करिए, फर्नीचर लगाइए, एसी लगाइए, पंखे लगाइए, जो लगाना है लगाइए। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो आउटर स्ट्रक्चर आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। इसलिए बोलते हैं फ्रेमवर्क्स आर प्री रिटन कोड, जिसमें हम अपने कोड को फिट करते हैं। और लाइब्रेरीज में बताइए हम अपना कोड फिट करते हैं या अपने कोड से लाइब्रेरी को कॉल करते हैं? जल्दी बताइए। हम अपना कोड फिट नहीं करते हैं, हमारे पास अपैचे कॉमन्स का सोर्स कोड नहीं है, हम अपैचे कॉमन्स को कॉल करेंगे। कोई फंक्शन होगा, कोई क्लास होगी जिसे हम कॉल करेंगे। फ्रेमवर्क कहता है आप मुझे कॉल मत करो, तुम मुझे कॉल मत करो। फ्रेमवर्क कहता है मैं आपके कोड को कॉल करूंगा, आप तो बस मेरे बताए गए स्टाइल में क्लास बना दो, आप मेरे बताए गए स्टाइल में कोड लिख दो और फ्रेमवर्क आपके लिए कॉल करेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एडवांस जावा पढ़ी है तो आपने इस बात का एक्सपीरियंस लिया होगा, थोड़ी सी भी एडवांस जावा पढ़ी है तो आपने इसका एक्सपीरियंस लिया होगा। याद कीजिए सर्वलेट, सर्वलेट में क्लास आप बनाते हैं ना, डू गेट डू पोस्ट आप ओवरराइड करते हैं ना, लेकिन कॉल आप नहीं करते हैं। कॉल डू गेट डू पोस्ट को सर्वर करता है, सर्वलेट कंटेनर करता है। बस जैसे टॉमकैट आपके लिए डू गेट डू पोस्ट चलाएगा, ऐसे फ्रेमवर्क्स आपकी बाकी क्लासेस को चलाएंगे और वो पर्टिकुलर टास्क करेंगे जिस टास्क के लिए फ्रेमवर्क्स बने। तो अगर एक लाइन में आपसे कोई डिफरेंस पूछता है लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, लाइब्रेरीज में वी कॉल देम और फ्रेमवर्क्स में फ्रेमवर्क कॉल्स अस। लाइब्रेरी से हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं और फ्रेमवर्क कहता है आप मुझे कॉल मत करो, मैं आपको कॉल करूंगा जब एप्लीकेशन के फ्लो में आपके कोड की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप मानते हैं अगर जेडीबीसी की बात करें तो हाइबरनेट डेटाबेस से कनेक्शन खुद बिठा लेगा, आपसे बस मांगेगा यूजर नेम पासवर्ड। हाइबरनेट ये भी चेक कर लेगा वहां पर डेटाबेस में क्या क्या डेटा अवेलेबल है, आपसे पूछेगा इतनी सारी टेबल्स हैं, कौन सी टेबल से इंटरैक्ट करना चाहते हो आप जिसका नाम बताएंगे उस टेबल से आपके लिए डेटा पुल करके ला देगा। जबकि आप याद करिए अगर जेडीबीसी में काम आपने करा है, आपको एक एक चीज जेडीबीसी को बतानी पड़ती है, इवन पूरी क्वेरी लिखनी पड़ती है एसक्यूएल की, तब जेडीबीसी आपके लिए डेटा पुल करके ला पाती है। यस और नो आया? तो फ्रेमवर्क्स कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कोड होते हैं जो कोड बना हुआ है बट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वो चीजें मिसिंग हैं जो एक प्रोजेक्ट में आप बताएंगे। टेबल का नाम आप बताएंगे, रिकॉर्ड्स कौन से पुल करने हैं आप बताएंगे, पुल फ्रेमवर्क आपके लिए कर देगा। दैट इज वाई जितने भी जगहों पर काम होता है, रादर देन वी डेवलपिंग द कोड फ्रॉम स्क्रैच, कंपनी कहती है आप फ्रेमवर्क पे काम करना सीख लो, क्योंकि वो आपको फ्रेमवर्क देगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि आप जेडीबीसी के 8 स्टेप्स खुद लिखें। 8 स्टेप होते हैं ना जेडीबीसी में, अगर आपको याद हो, कनेक्शन खोलने से बंद करने तक कोई नहीं करता इंडस्ट्री में ये 8 स्टेप्स को यूज।
हर कोई ये कहता है भाई क्यों 8 स्टेप यूज करेंगे, जब फ्रेमवर्क कह रहा है 8 में से 6 मैं कर दूंगा, 2 तुम कर लो, तो काम आपका ज्यादा आसान होगा कि नहीं? एग्री करते हो? दैट इज वाई कंपनीज चाहती हैं फ्रेमवर्क्स यूज हो, क्योंकि फ्रेमवर्क्स आपके कोड को फास्ट करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, कम समय में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। अब इसी एग्जांपल को, पिज्जा वाले एग्जांपल को आप डोमिनोज पे कन्वर्ट कीजिए। नहीं नहीं, ई इज नॉट अ फ्रेमवर्क हरीश, ई स्पेसिफिकेशंस हैं बस, जावा डबल ई फ्रेमवर्क नहीं है। जावा डबल ई स्पेसिफिकेशंस हैं, जिन स्पेसिफिकेशंस को यूज करके लोगों ने सर्वर्स बनाए। तो जावा डबल ई आपको यह बताता है सर्वर पे काम कैसे होना चाहिए, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लोग जावा डबल ई कंप्लायंट सर्वर्स बनाते हैं। आ रहा है समझ? आइडिया लग रहा है? राइट? और बताऊंगा मैं आपको आगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, आई विल बी क्लियरिंग दिस। रजत, एपीआई के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। एपीआई और लाइब्रेरी लोगों को नॉर्मली एक जैसी लगती है ना? अभी आप बस मान लो एपीआई और लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सेम है, फ्रेमवर्क से वो डिफरेंट है। फिर मैं बताऊंगा एपीआई वर्सेस लाइब्रेरी, विल बी डिस्कसिंग दैट। राइट? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पिज्जा कैसे बनता है, तो आप बताइए जैसे अपन लोगों ने पिज्जा बनाया, सुनिएगा ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने पिछली स्लाइड में पिज्जा बनाने का प्रोसेस समझा, डोमिनोज, पिज्जा हट, सब ऐसे ही पिज्जा बनाते होंगे। क्या लगता है आपको? ऐसे ही करते होंगे? बेलन से बेलते होंगे, कटर से काटते होंगे, इतना काम करता होगा वहां का शेफ? नहीं, नहीं करता होगा। आप सोचिए डोमिनोज पिज्जा कैसे बनाता होगा। डोमिनोज में बड़े बड़े मशीन्स होती होंगी जिसमें वो आटा डाल देते होंगे, और वो मशीन उस आटे को तैयार कर देती होगी फॉर बेस ऑफ पिज्जा। डोमिनोज आपसे नहीं बोलेगा कि आप, अगर आप वहां के शेफ हैं तो वो आपको नहीं बोलेगा कि आप डॉ करिए, वो आपको मशीन देगा, वो मशीन आप यूज करिए। सेकेंड, वहां बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी जिनमें आप डाव डालिए, वो डाव बॉल्स बनाकर आपको दे देंगे, उसको फ्लैटन करके आपको दे देंगे। अगेन बहुत बड़ी मशीन्स होंगी जो स्पेसिफिकली पिज्जा कटिंग के लिए बनाई गई हैं। आप मानते हैं सिर्फ पिज्जा कट करने की मशीन है? मानते हैं? वो जो मशीन है वो सिर्फ पिज्जा का आटा डाव को गूंथने के लिए है। मतलब डोमिनोज एक फैक्ट्री सेटअप ही इस करके गई है कि वहां पिज्जा डिजाइन करे जाएं, वहां पिज्जाज बनाए जाएं। देन ये मशीन से जो पिज्जा निकलेगा वो डोमिनोज के अवंस में जाएगा, which has been specifically designed to bake a pizza। उनका अपना एक टेम्परेचर होगा, उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको यूज करते होंगे, जिससे पिज्जा को वो डिजाइन करते होंगे। राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल होता है ना, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं। आपसे नहीं लेते हैं ना, एवरीथिंग इज देयर इन देयर मशीन और नॉट? जस्ट टेल मी दिस। सब कुछ होगा। इवन आप ये भी मानते हैं पिज्जा वेज होगा कि नॉन वेज होगा, ये भी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। क्या उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करनी है ये भी डिसाइड कर लेते हैं। मतलब एक शेफ का काम मिनिमम होता है। डू यू एग्री? इसलिए आप नोटिस करिए डोमिनोज में आज एक शेफ आया, कल चला गया, टेस्ट ऑफ द पिज्जा रिमेन सेम। यस और नो? Because he is not doing anything in that pizza designing, everything is there, he is just operating the machine। वो बंदा सिर्फ मशीन ऑपरेट करना सीखता है, उसे बैठकर पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स नहीं तैयार करने। गॉट द पॉइंट? तो आप नोटिस करिए जो डोमिनोज की फैक्ट्री है जहां पिज्जा बनाने का काम हो रहा है, आप मानते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क? आप मानते हैं इस फैक्ट्री को पता है कि पिज्जा कैसे बनता है, बस पिज्जा बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप इसे सप्लाई करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो मेन काम ये करेगा, सब टास्क आप करेंगे, और वो सब टास्क से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बताइए अगर डोमिनोज पिज्जा बनाता है तो डोमिनोज की फैक्ट्री में बस पिज्जा ही बन सकता है, या आप डोमिनोज को छोले भटूरे का ऑर्डर भी दे सकते हैं, इडली सांभर का ऑर्डर भी दे सकते हैं? दे सकते हैं आप? क्या नहीं दे सकते हैं ना? डोमिनोज नहीं बनाएगा ना, क्योंकि उसकी फैक्ट्री इस काम के लिए बनी ही नहीं है। बताइए मेरा इशारा किस तरफ है? लाइब्रेरी कैन बी यूज्ड इन all the projects, but framework is targeted towards a particular kind of project। For example, अगर हाइबरनेट है तो हाइबरनेट से हर चीज नहीं करा सकते, हाइबरनेट को एक ही काम आता है, guess what? How to talk to databases, how to communicate with databases। इससे ज्यादा काम हाइबरनेट करना नहीं जानता। That is why we say frameworks are targeted towards a particular application। जो लोग पाइथन जानते होंगे, आप जैंगो का नाम जानते होंगे, जैंगो हर काम के लिए नहीं यूज होता। जैंगो इज अ फ्रेमवर्क यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। आप जैंगो से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं बनाएंगे, आप जब भी डेवलप करेंगे वेब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इन डिफरेंट सिनेरियो। अब अगर आपका काम ही एक वेब एप्लीकेशन बनाना है
तो फिर आपको लाइब्रेरी यूज नहीं करनी है, आपको लाइब्रेरी की जगह यूज करना है फ्रेमवर्क। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम। नंबर वन, लाइब्रेरीज अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकती हैं। देयर इज वन लाइब्रेरी विच कैन बी यूज्ड इन न्यूमरस प्रोजेक्ट, लेकिन काम फिक्स करेगी, ये भी मानते हैं, फिक्स एक ही काम करेगी जिस काम के लिए वो बनी है, बट वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज हो जाएगी। वेरी गुड। सेकेंड, आप लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, लाइब्रेरी आपको कॉल नहीं करती है। इसी तरह से फ्रेमवर्क में कहानी बिल्कुल घूम जाती है। और सुनिए ध्यान से, जब ये कहानी घूम जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में मैंने कहा ना फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है, इसे आप क्या बोलेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टर्म्स में? आप बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये वर्ड याद रखना आप। अगर कोई भी आपसे पूछता है ना, यार ये जो तुम लाइन बोल रहे हो ये तो नॉर्मल इंग्लिश की लाइन है, इसे टेक्निकल इंग्लिश में बोलो, तो आप बोलोगे टेक्निकल इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रेमवर्क्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसका सिंपल इंग्लिश में मतलब है यू डोंट कॉल अ फ्रेमवर्क, रादर फ्रेमवर्क कॉल्स योर कोड। आया समझ? यस और नो? आया? अब आपको अगर इस बात में जरा भी डाउट है तो एक डायग्राम देखिए, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। इज दिस डायग्राम क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में एक डायग्राम आ रहा है, ये है आपका कोड। डायग्राम ये बता रहा है आपका कोड लाइब्रेरी को कॉल करता है, राइट? लेकिन फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है। और खुद फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज होती हैं, खुद फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज होती हैं। यस, अगर आप एक वेब का फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है, तो वो ये भी जानता है लॉगिन कैसे करते हैं, वो ये भी जानता है रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इवन वो ये भी जानता है एक पेज से दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं आप वेब में, जब एक पेज से दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट या ट्रांसफर या फॉरवर्ड कैसे करते हैं। आपको फॉरवर्ड नहीं करना, फॉरवर्ड करने का काम आपके लिए फ्रेमवर्क करेगा। आप तो बस ये बता दीजिए जिस पेज पे रीडायरेक्ट करना है उसका नाम क्या है, बस इतना बता दीजिए, कोड आपके लिए फ्रेमवर्क खुद लिख देगा। गॉट द पॉइंट? हुआ क्लियर? इसका मतलब अगर आप फ्रेमवर्क के अंदर कोड लिखते हैं तो एरर पेजेस भी आपको नहीं बनाने, आप बस ये बता दीजिए एरर आए तो ये पेज चला देना, फ्रेमवर्क अपने आप आपके लिए एरर पेज को लॉन्च कर देगा। जबकि आप नॉर्मली करते हैं कोडिंग तो सारे ट्राई कैच आप लगाते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट अ फ्रेमवर्क हैज टू ऑफर। यू डोंट कॉल अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कॉल्स योर कोड। रिमेंबर दिस टैगलाइन। जैसे जावा की टैगलाइन क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ऐसे फ्रेमवर्क की टैगलाइन है आईओसी। आप कोड लिखो, फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करेगा। ये हुआ डिफरेंस। बेनिफिट्स की बात करते हैं अब। इतने ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स मार्केट में क्यों हैं? सबसे पहला बेनिफिट, जब फ्रेमवर्क के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोड पूरा है तो आप मानते हैं आपका काम आधा हो गया, बिल्कुल मानते हैं 50% काम आपका रिड्यूस हो गया। मैं तो कहता हूं 60% काम रिड्यूस हो गया आपका, सिर्फ 40% काम है जो आपको करना है, बाकी सब फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट आपके लिए करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि प्रोजेक्ट रैपिडली बने? वो क्यों चाहेगी कि आप छोटी से छोटी चीज खुद बनाए जबकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा? दैट इज वाई कंपनी से अगर हमारे यहाँ प्रोजेक्ट करना है, हमारे यहाँ इंटर्नशिप करनी है, आपको किसी ना किसी फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो आपको किसी दूसरे पे शिफ्ट करना हो तो दूसरे फ्रेमवर्क पे शिफ्ट कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेमवर्क की सिक्योरिटी आपके खुद के कोड से ज्यादा सिक्योर होगी। मानते हैं जब फ्रेमवर्क वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है तो वो बनाया ही इसलिए गया है कि उसके अंदर सिक्योरिटी हो। शायद आप जानते हो, शायद ना जानते हो, जावा का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क कौन? स्प्रिंग, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूं। स्प्रिंग में पूरा अलग से मॉड्यूल है जिसका नाम है सिक्योरिटी। जैसे जावा में आप java.util बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है जिसमें हम कलेक्शंस पढ़ते हैं, ऐसे जब हम स्प्रिंग पढ़ते हैं ना तो हम सिक्योरिटी का पूरा मॉड्यूल पढ़ते हैं। सोचिए पूरा मॉड्यूल बना हुआ है सिक्योरिटी पे, तो उसमें क्या कुछ फीचर्स नहीं होंगे जो आपके कोड को सिक्योर करने का काम करते होंगे। इवन हाइबरनेट के अंदर भी अपनी सिक्योरिटी है, स्प्रिंग के अंदर भी अपनी सिक्योरिटी है। और आप बताइए जेडीबीसी में कितनी सिक्योरिटी है? कुछ नहीं है। आप जितनी कर सकें कर लें, जितना आपको समझ में आ रहा है आप सिक्योर कर लें। जेडीबीसी कोई सिक्योरिटी अपने लेवल पे आपको नहीं देता। स्प्रिंग आपके सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेगा, और स्प्रिंग ही नहीं दुनिया का हर फ्रेमवर्क रखेगा। आप पाइथन में जैंगो कर लो, उसका अपना सिक्योरिटी का पार्ट होगा, स्प्रिंग का अपना सिक्योरिटी का पार्ट है, हाइबरनेट का अपना सिक्योरिटी का पार्ट है। यानी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ताकि आप समझें
कि डेटा को किस तरह से सिक्योर्ड वे में सर्वर और क्लाइंट के बीच में करना है ट्रांसफर। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनीज इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। आप मानते हैं जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं जो हमें माननी चाहिए, मानते हैं? जैसे जब आप लोगों ने पहली बार सी पढ़ी होगी तब आपको सी पढ़ाते वक्त ये जरूर बताया गया होगा कि जब इफ लिखते हो और इफ की बॉडी लिखते हो तो स्टेटमेंट्स थोड़ा अंदर की तरफ लिखा करो। बोलते हैं ना, ये अंदर की तरफ लिखने को आप मानते हैं इंडेंटेशन बुलाते हैं, है ना? लेकिन याद करिए बिना इंडेंटेशन के भी सी का प्रोग्राम चलता है ना? मैं खुद बच्चों को इतनी सारी लैंग्वेजेस बताता हूं, मैं खुद देखता हूं मेरे 10 बार बताने के बावजूद बच्चे इंडेंटेशन नहीं करते हैं। वो प्रोग्राम को बिल्कुल एकदम सीधा लिखेंगे, सीधी लकीर की तरह, और फिर उस प्रोग्राम की ट्रेसिंग हो जाएगी मुश्किल। फ्रेमवर्क कहता है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, मतलब मानने पड़ेंगे। जैसे पाइथन याद कीजिए, पाइथन में बिना इंडेंटेशन के नहीं चलता ना कोड, ना पसंद आए तो भी आपको इंडेंटेशन करना पड़ता है, पाइथन रिजेक्ट कर देती है। ऐसे फ्रेमवर्क आपके कोड को रिजेक्ट कर देता है। एंड आई थिंक आप सब ने इस वर्ड का नाम सुना होगा, बताइए मुझे, और नहीं सुना है तो वेरी रिस्की। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं जावा में तो ये वर्ड जरूर पता होना चाहिए, भले ही पढ़ा नहीं है, सुना होगा आपने डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। अगर आपने एडवांस जावा करी है तो आई होप आपने एमवीसी नाम सुना होगा। एमवीसी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैटर्न जो अपन को फॉलो करना चाहिए जब हम डेवलप करते हैं वेब एप्लीकेशन। स्प्रिंग एमवीसी पे बेस्ड फ्रेम, तो हाइबरनेट डाउ पैटर्न को फॉलो करने वाला फ्रेमवर्क है। हाइबरनेट आपको फोर्स करता है कि आप जब भी कोड लिखें क्लासेस बनाएं, आप मुझे क्लास दें, मैं उस क्लास को कन्वर्ट कर दूंगा एसक्यूएल की टेबल के अंदर। तो जब भी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं हम इंडस्ट्री की गाइडलाइंस को मानने के लिए मजबूर होते हैं, और इंडस्ट्री 100% उन्हीं प्रोग्रामर्स को प्रेफर करती है जो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत कोड लिखते हैं, जिनका कोड क्लीन होता है, जिनका कोड मेंटेनेबल होता है। 2 लाइन कोड में ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन आपका कोड मेंटेनेबल होना चाहिए, आपका कोड क्लीन होना चाहिए, रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये सब कौन सिखाएगा? ये सब आपको सिखाएंगे डिजाइन पैटर्न। ऐसा नहीं है कि डिजाइन पैटर्न आपको आना चाहिए, आप फ्रेमवर्क में डिजाइन पैटर्न सीखेंगे कि अगर ये फ्रेमवर्क ऐसे काम कर रहा है तो इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न है। गॉट द पॉइंट? और सबसे पॉपुलर एमवीसी तो आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए एडवांस जावा में भी अपन ने एमवीसी डिस्कस करा। और अगर आप स्प्रिंग की तरफ आते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं, एमवीसी इज देयर टू स्टे, राइट? तो फ्रेमवर्क के 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, नंबर 1, सिक्योरिटी मिलेगी, नंबर 2, और आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कोड इंडस्ट्री गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ बनेगा। दैट इज द बिग थिंग ऑफर्ड बाय अ फ्रेमवर्क, जो वैसे लैंग्वेज में हम नहीं मानते हैं, बट फ्रेमवर्क हमसे फोर्सिबली ये चीजें फॉलो करवाएगा, राइट? अब आते हैं जावा के टॉप फ्रेमवर्क्स मार्केट में कौन कौन से हैं। ठीक है, ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सबकी लिस्ट बनाऊं अगर मैं तो 1 घंटे तक भी मेरा स्पीच खत्म ना हो, लेक्चर खत्म ना हो। जावा में जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है मैं उनके लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। जावा में अगर आपको डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, अब आप मानते हैं 99% प्रोजेक्ट डेटाबेस से बात करेंगे, हर प्रोजेक्ट को डेटा परसिस्ट तो करना होगा। तो अगर आपको किसी भी डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है तो आपको यूज करना चाहिए हाइबरनेट। अगर आपको लग रहा है सर ये कितने डेटाबेसेस सपोर्ट करता है, ये 20 से ज्यादा डेटाबेसेस सपोर्ट करता है। ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएललाइट, यू थिंक ऑफ अ डेटाबेस, और हाइबरनेट के अंदर आपको उसका सपोर्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो हाइबरनेट इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क जो आप यूज कर सकते हैं फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। इसलिए जेडीबीसी आउटडेटेड हो गया है, एग्री करते हैं? तो आप कल को जब कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आप बोलेंगे मैंने XYZ प्रोजेक्ट बनाया, मैंने क्विज एप्लीकेशन डेवलप करी, मैंने ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करी, द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क कौन सा डिजाइन पैटर्न फॉलो करा, कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करा। और जहां आपने बोला नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, तो राउंड को लग जाएगा आप उस स्टैंडर्ड लेवल पे कोडिंग नहीं जानते हैं जिसकी जरूरत अब हर स्टार्टअप को पड़ती है, हर बड़ी कंपनी को पड़ती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी जावा में कोड लिखें, अगर किसी काम को करने का फ्रेमवर्क है तो बेटर है आप उस फ्रेमवर्क को यूज करें। बट मैं फिर कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अच्छा फिर मैं कोर जावा के बाद सीधे स्प्रिंग पढ़ लूं, नहीं पढ़ सकते। स्प्रिंग एमवीसी पे काम करता है,
MVC यूज करता है सर्वलेट JSP को इंटरनली, और उसके लिए आपको सर्वलेट JSP के बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, PostgreSQL को भी आप यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को, राइट। बिल्कुल, MongoDB के लिए भी सपोर्ट है। फाइन, आगे बढ़े। चलिए, देन आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। वेरी वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। क्या खास बात है स्प्रिंग की, आप बताइए। फ्रेमवर्क के लिए हमने क्या कहा था? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, यस और नो, यही कहा था ना। स्प्रिंग को हम एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, हम स्प्रिंग को बोलते हैं इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स। अगर स्प्रिंग के बारे में आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप बोलेंगे स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स, यानी एक बड़ा सा फ्रेमवर्क है जिसमें हर काम को करने का एक अलग फ्रेमवर्क अवेलेबल है। देयर इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क विच वांट्स टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। आप हाइबरनेट और स्प्रिंग का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, स्प्रिंग और JDBC का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप स्प्रिंग की मदद से सर्वलेट जैसे कोड लिख सकते हैं जो कि वेब के लिए है। हर काम के लिए स्प्रिंग के अंदर देयर इज अ बिग फ्रेमवर्क। इसलिए जहां भी प्रोजेक्ट बनेगा स्प्रिंग जरूर जरूर यूज होगा। इसलिए हाइबरनेट करते हैं तो फाइनली उसका इंटीग्रेशन करा जाता है स्प्रिंग से। और याद रखिएगा, हाइबरनेट स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं होता, उल्टी है कहानी। स्प्रिंग कनेक्ट करता है अपने आप को हाइबरनेट से। इसलिए हाइबरनेट के लिए स्प्रिंग नहीं चाहिए, बट जब स्प्रिंग पढ़ा जाएगा तब आपको हाइबरनेट की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग जब डेटाबेस से बात करेगा तो डेटाबेस से बात करने के लिए वो यूज कर सकता है हाइबरनेट को। यानी स्प्रिंग और हाइबरनेट की लेयर बनेगी। व्हाट डू यू से? यस। आपका कोड किससे इंटरैक्ट करेगा? आपका कोड किससे इंटरैक्ट करेगा? स्प्रिंग से। स्प्रिंग इंटरैक्ट करेगा हाइबरनेट से। फाइनल इंटरैक्शन होगा डेटाबेसेस से। दैट इज स्प्रिंग हाइबरनेट कॉम्बिनेशन, राइट। देन थर्ड इज JSF। आप सबने UI सुना है? UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। तो अगर आपको जावा में वेब पे, गौर करिएगा, डेस्कटॉप पे नहीं, वेब पे जावा में बटन्स बनाने, जावा में टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने, तो आप यूज कर सकते हैं JSF। हालांकि अगर आप जानते हो तो इसका बेटर ऑल्टरनेट बूटस्ट्रैप है। मार्केट में आज बूटस्ट्रैप भी इसी के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपको प्योर जावा पे काम करना हो, आपको लगता है नहीं मुझे तो जावा पे ही करना है सारा काम, फ्रंट एंड भी जावा पे करना है, बैक एंड भी जावा पे करना है, तो आप यूज कर सकते हैं JSF। हालांकि मैं आपको बता दूं, JSF से ज्यादा पॉपुलर एंगुलर JS है। आप उससे UI वाला पार्ट बनाते हैं। तो स्प्रिंग और एंगुलर, इनका बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिलेगा। या तो स्प्रिंग का रिएक्ट के साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा, या स्प्रिंग का मिलेगा एंगुलर के साथ। तो पूरा पूरा ये फ्रेमवर्क बेस्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाता है। फ्रंट एंड आप हैंडल कर रहे हैं एंगुलर या रिएक्ट पे, बैक एंड आप हैंडल कर रहे हैं स्प्रिंग और हाइबरनेट पे। गॉट द पॉइंट? यस 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 सुमित, स्प्रिंग इज लाइक अ कंट्रोलर। पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोलिंग पार्ट वही हैंडल करेगा। और वो कंट्रोलर ही नहीं है, वो आपको सब कुछ देगा जो एक फ्रेमवर्क के लिए, एक एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए। स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। सोचिए, आप नॉर्मली आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना न्यू कीवर्ड से, बनाते हैं कि नहीं? स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको देगा। आ रहा है समझ? आगे बढ़ूं? चलिए, तो JSF जावा का UI फ्रेमवर्क है। फिर मैंने आपसे कहा एक फ्रेमवर्क आज से 12-15 साल पहले बहुत पॉपुलर था। क्या काम करता था? स्प्रिंग वाला ही काम करता था, वेब एप्लीकेशंस में यूज होता था। क्या नाम था? स्ट्रट्स नाम था। फिर अब क्या हुआ? अब उसकी जगह मार्केट में ज्यादा पॉपुलर आपको स्प्रिंग मिलेगा। ऐसे गूगल ने बनाया है जावा के लिए फ्रेमवर्क जिसका नाम GWT है, जिसका फुल फॉर्म है गूगल वेब टूल किट। नाम से अंदाजा लगाइए, गूगल वेब टूल किट, यानी ये वेब डेवलपमेंट के लिए गूगल की तरफ से दिया गया फ्रेमवर्क है। लेकिन ये सारे फ्रेमवर्क जितने पॉपुलर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलर, अगर आप इंटरनेट पे जाकर लिस्ट चेक करें तो आपको ये दो फ्रेमवर्क मिलेंगे जावा बेस्ड। वन इज हाइबरनेट एंड अदर वन इज स्प्रिंग। यानी अगर इन सब में से आपसे कोई बोले कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो दो ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हाइबरनेट एंड स्प्रिंग। इनको पढ़ लीजिए, आप हर एप्लीकेशन जावा में कर पाएंगे डेवलप। दिस इज द मार्केट सिनेरियो ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स। इतने पॉपुलर आपको ये दोनों मिलते हैं।